तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एएनएस की, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम आपको दो भाग में बांटा जाता है, एक सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें दो चीज़ पढ़ते हैं। इसमें एक होती है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है ब्रेन। सो आप ये मान के चलिए कि सीएनएस में सिर्फ दो ही चीज़ समझना है आपको, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन पीएनएस में आपको इसके दो विभाजित और है, एक होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको एएनएस बोलते हैं, और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको एसएनएस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भीतर में तीन चीज़ और आते हैं, पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और इंटेरिक, और हम सारे के बारे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और इन चीज़ों के फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद में हम इनका फार्माकोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो बच्चों, कुछ बात आज हम जानेंगे एएनएस के बारे में। देखो, एएनएस का जो शब्द आया है वो आया है ऑटोनोमिक से। सो एएनएस का मीनिंग क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनोमिक मीन्स होता है ऑटोमेटिक, यानी कि ये हमारे सोच और हमारे सोचने से कोई चीज़ काम करेगी ये नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। जैसे मान के चलो तुमने आज मीट खाई व मछली खाई, तो तुम सोचोगे कि मीट मछली जल्दी पच जाओ भाई, मेरे को कहीं पर जाना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो जितना टाइम लेगी उतना टाइम लेगी, तुम्हारा बस उसमें नहीं चलता है। जैसे मान के चलो तुमको कहीं डर लग गई और तुम्हारा दिल अपने आप बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा, तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट हो गई, तो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो तुम जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते वो चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? सो वो चीज़ को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो जो भी चीज़ जिसको कंट्रोल हम खुद नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? सो ये कैसे काम करता है? ये ऑटोमेटिक काम करता है। ये हम लोगों के सोचने व समझने से ज़्यादा भी ये खुद से ही काम कर लेता है। ये खुद से ही जान जाता है कि अब बढ़ाना है हमको, अब ये काम कम करना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, खुद करता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, दो न्यूरॉन समझिए। एक न्यूरॉन होता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। देखिए, जैसे मान के चलिए ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन के ये क्या है, सेल बॉडी है। ठीक है। और ये आपको क्या है, ये आपको है एक्सोन है बेटा। देखो बेटा, ये क्या है, एक्सोन है और ऊपर का सेल बॉडी है। और दूसरा न्यूरॉन मान के चलो इसके नीचे आ गया है। ठीक है। सो ये जो न्यूरॉन, जो बीच का जो स्पेस है ना बेटा, ये स्पेस को यहां पर हम गैंग्लिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गैंग्लिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? गैंग्लिया, या इसी को हम गैंग्लियोन बोल देंगे। ठीक है। अब गैंग्लियोन से ऊपर जो न्यूरॉन हुआ उसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और गैंग्लियोन से नीचे जो न्यूरॉन हुआ उसको हम कह देंगे बेटे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है ना? सो दो न्यूरॉन का बात समझिए, एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सो ये इसमें क्या समझिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं वो अराइज करते हैं आपको फ्रॉम सीएनएस, यानी कि ये अराइज करेंगे सीएनएस से, यानी या तो ये ब्रेन से अराइज करेंगे या ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करेंगे। सो एग्जांपल के लिए मान के चलिए कोई न्यूरॉन है बेटे, यहाँ पर एक न्यूरॉन है। सो ये न्यूरॉन मान के चलिए आपको अराइज हो रहा है ब्रेन से, लेकिन यहाँ कोई एक न्यूरॉन ये अराइज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। और ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर अराइज तो हुआ है, लेकिन ये न्यूरॉन कहाँ पर चला गया, तो मान के चलो ये किडनी के पास चला गया। कहाँ पर चला गया? किडनी के पास चला गया। सो देखो तो ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन का ये बीच में क्या है, गैंग्लिया है। क्या है? गैंग्लिया है। सो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो न्यूरॉन कहाँ पर है? सीएनएस के अंदर भी है, वो स्पाइनल कॉर्ड में है। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कहाँ पर है? एक टारगेट ऑर्गन में अटैच है। मान के चलो वो टारगेट ऑर्गन किडनी हो सकती है, वो टारगेट ऑर्गन तुम्हारा स्टोमक हो सकता है, वो टारगेट ऑर्गन तुम्हारा दिल भी हो सकता है, तुम्हारा हार्ट भी हो सकता है, तुम्हारा हार्ट भी हो सकता है, तुम्हारा स्टोमक हो सकता है, तुम्हारा किडनी हो सकता है। ठीक है।
सो इसमें होता क्या है कि जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो सीएनएस से अराइज करती है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है वो रहेगी तो सीएनएस से स्टार्ट, लेकिन उसके जो एंड पॉइंट होंगी वो किसी न किसी ऑर्गन में होंगी, यानी कि दे आर अटैच टू टारगेट ऑर्गन, कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन में ये अटैच होकर रहेंगी। यानी मान के चलो टारगेट ऑर्गन जो भी हो सकती है, हार्ट हो सकती है, स्टमक हो सकती है, किडनी हो सकती है, ठीक है ना। सो जो भी टारगेट ऑर्गन हो सकती है। सो ये हम बात करें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एएनएस और सिंपैथेटिक नर्वस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्या ऑटोनोमिक और सोमैटिक में क्या फ़र्क है, सोमैटिक में क्या फ़र्क है। देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो इनवॉलंटरी होती है, वो तुम्हारे सोचने समझने से वो काम नहीं करेगी, उसको जैसा मन है वैसा काम करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका हार्ट आपके अनुसार से कभी ज़्यादा धड़के कभी कम बीट होए वैसे नहीं होता है, उसको जैसा मन होगा हार्ट बीट करने का, वो कभी मन होगा बढ़ने का बढ़ेगा, कभी मन होगा घटने का घटेगा। और अभी हमने पढ़ा इसमें दो न्यूरॉन होते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, एक होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और दूसरा होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है। अभी हमने पढ़ा प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होती है ये वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी का मतलब जो तुम सोच के कर सको। जैसे मान के चलो मैं अभी लिख रहा हूँ कुछ भी, सो ये मैं सोच रहा हूँ उसके बाद लिख रहा हूँ। सो इसमें मेरी मसल की, आपको जो स्केलेटल मसल्स, मेरी हाथ की जो मसल्स है, इन मसल्स का वर्क हो रहा है भाई। सो ये जो वर्क हो रही है ये हमारे मसल्स के, ये वर्क तो हम सोच के कर रहे हैं ना। सो ये क्या होगी? वॉलंटरी हो गई। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक ही न्यूरॉन होता है, यानी कि ये क्या होती है बेटे, ये ब्रेन से कोई भी न्यूरॉन एराइज हो गई, मान के चलो यहाँ से कोई न्यूरॉन एराइज हो गई और यही न्यूरॉन डायरेक्ट आपको ऑर्गन में जाके रहेगी। मान के चलिए डायरेक्ट यहाँ पर से एक न्यूरॉन एराइज है और ये न्यूरॉन डायरेक्ट कहीं चली गई, सीधा आपको चली गई ऑर्गन में, यानी कि मसल में चली गई, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी किस्म की पीरी गैंग्लियन, यानी कि गैंग्लियन है ही नहीं, यहाँ पर सीधा एक न्यूरॉन है और सीधा वही न्यूरॉन आपको लास्ट मसल तक अटैच हुई है। सो बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, प्री कह के पोस्ट कह के चीज, गैंग्लियन ही नहीं रहेगा तो प्री पोस्ट का बात ही नहीं आया, ठीक है। सो ये होती है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की डिफरेंस। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑटोनॉमिक के बारे में सब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सो अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक के जो दो मेन भाग है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है, हमने ये पहले ही जान गया है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक पार्ट है, ऐसे कि ही जैसे कि सिंपैथेटिक भी ऑटोनॉमिक की ही पार्ट है। पर दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में क्या फ़र्क है? पैरासिम्पैथेटिक तब काम करेगी जब आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, जब आप चिल कर रहे होंगे। जब आप रेस्ट में रहेंगे, जब आप चिल कर रहे होंगे, उस टाइम में आपका बॉडी को जो पूरा फिजियोलॉजी होती है, होमियोस्टेसिस मीन्स नॉर्मल, उसका जो पूरा काम है, वो नॉर्मल पूरा काम को संभालने वाला जो नर्वस सिस्टम होती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि मान के चलिए आपका हार्ट है या आपका लंग्स है, ठीक है, मान के चलिए ये लंग्स होगी और ये हार्ट हो गई। अभी आप रेस्ट में हैं, सो आपका हार्ट रेस्ट में जब है आप, उस टाइम में हार्ट रेट ज़्यादा करना है, वह बड़ी करनी है, वो चीज़ कौन रेगुलेट करेगा? सो वो चीज़ तभी, सो रेस्ट में है आप, सो आपका जो काम करेगा वो कौन नर्वस सिस्टम काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन मान के चलिए आप किसी थ्रेट में आ गए, मान के चलिए अचानक किसी जगह पर बमबारी हो गई, वो आतंकवादी हमला हो गया, वो आपके पीछे कोई बाघ आ गई, शेर आ गया, उस टाइम में क्या होगी? उस टाइम में यही हार्ट, यही लंग्स का जो काम है उसको ओवरटेक कर लेगी पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि उस टाइम में हार्ट कैसे काम करे वो निर्धारण करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लंग्स कैसे काम करेगी वो निर्धारण करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक वही जितना भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन है, हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, पेनक्रियाज हो गई, किडनी हो गई, ठीक है, वो सारे, जैसे मान के चलो तुम्हारा सुसु हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और तुम्हारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, इन सब को
कंट्रोल रेस्ट में करने का काम करता है पारासिम्पैथेटिक, लेकिन अगर कोई थ्रेट आ जाए तब उसी चीज़ सबको कंट्रोल करने का काम करता है सिंपैथेटिक। यानी ये मान के चलिए आप कि जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, मान के चलिए आँख भी एक वाइटल ऑर्गन है, ठीक है। सो आँख में जो प्यूपिल होती है, आँख का जो मान के चलिए आँख है, सो आँख का ये प्यूपिल है, ठीक है। बीच में ये गोला जो है, ये जो गोला है ना, ये गोला आपको प्यूपिल है क्या। सो ये प्यूपिल कभी बड़ा होता है कभी छोटा, ये जो गोला है ना, ये बीच का गोल, ये गोला कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। सो ये प्यूपिल कभी बड़ा होना कभी छोटा होना, ये सब भी पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की ही चीज़ से निर्धारण होती है, ठीक है। सो सिंपली आप क्या समझिए कि अगर आपका बॉडी रेस्ट में है उस टाइम में आपका जितना भी वाइटल्स ऑर्गन रहेंगी, आँख से लेके हार्ट से लेके लंग से लेके किडनी से लेके पेनक्रियास से लेके जीए ट्रैक्ट से लेके यूरिनरी ब्लैडर से लेके, है ना, उस टाइम में सारा चीज़ को कंट्रोल करेंगी पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन वही अगर आप थ्रेट में आ जाए, आपका किसी आतंकवादी का हमला हो जाए, वह मान के चलिए कोई भी किस्म के शेर आपके पास आ जाए, वह कुत्ते से डर लग जाए, उस टाइम में वही चीज़ों सबको, वही ऑर्गन सबको रेगुलेट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। इतना चीज़ तो जान लिया आपने। अब दूसरी बात भी जानिए। देखिए दूसरी बात क्या आपको जानना है, दूसरी बात क्या आपको जानना है कि एक्चुअली जो पारासिम्पैथेटिक है उनमें न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ से आते हैं और सिंपैथेटिक में न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ से आते हैं, ये आपको जानना है। सो आप आपको जानना है कि पारासिम्पैथेटिक में न्यूरॉन्स कहाँ से आते हैं और सिंपैथेटिक में न्यूरॉन्स कहाँ से आते हैं। सो देखिए आपने पढ़ा होगा बच्चे, क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं, क्रैनियल नर्व्स ये होती है कितने 12, कितने होती है 12 होती है, 12 होती है। सो एक्चुअली बोलना पड़ेगा अगर तो 12 क्रैनियल नर्व्स पाई जाती है, ठीक है ना। सो क्रैनियल नर्व इन टोटल कितनी होती है 12 होती है। यानी कि जैसे शुरू में हो गया आपको ऑल्फैक्टरी, ओक्लूमोटर, ऑप्टिक, ट्रोक्लिया, ट्राइजेमिनल, एब्डोसेंस, फेशियल, आपको होगी ऑडिटरी, उसके बाद होगी आपको ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल नर्व होती है। ऐसी 12 क्रैनियल नर्व्स होती है। सो क्रैनियल नर्व क्या होती है, क्रैनियल नर्व का मीनिंग क्या होता है, सीएन का मीनिंग हुआ बच्चे क्रैनियल नर्व, क्या तो क्रैनियल नर्व्स। सो क्रैनियल नर्व का मीनिंग क्या होगा, ऐसा नर्व जो डायरेक्ट कि तो ब्रेन से अराइज है या तो ये ब्रेन स्टीम से अराइज होगी, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं अराइज होती है बच्चे। क्रैनियल नर्व का मीनिंग क्या है, ऐसा न्यूरॉन जो अराइज हो गया आपको मेनली करके ब्रेन स्टीम से ही आती है। ब्रेन स्टीम का कहने का मतलब मेडुला, देखिए ब्रेन स्टीम में 3 चीज़ पड़ती है। ब्रेन स्टीम में कितनी चीज़ पड़ती है बेटे, 3 चीज़ पड़ती है। सो ब्रेन स्टीम में क्या क्या होता है, सो ब्रेन स्टीम में होता है एक मिड ब्रेन, क्या होती है मिड ब्रेन, दूसरा होता है आपको पोन्स और तीसरा आपको होता है मेडला, के तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है ना। अब देखिए क्रैनियल नर्व जो है ये यही 3 जगहों से ही आपको ओरिजिनेट होकर बाहर आती है और ये क्रैनियल नर्व का नंबर क्या होती है, ये होती है 12। कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सो एक्चुअली क्या होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी पारासिम्पैथेटिक की पहले बात करें। सो पारासिम्पैथेटिक का भी जो वो आएंगे, क्या बोलते हैं, जो इसका कंट्रोल करने वाला जो न्यूरॉन्स होगी वो न्यूरॉन आएगी आपको यही क्रैनियल नर्व से। कुछ क्रैनियल नर्व पारासिम्पैथेटिक की भी काम करती है, यानी कि जो 12 क्रैनियल नर्व है उनमें से कुछ क्रैनियल नर्व पारासिम्पैथेटिक का काम करेगी, ठीक है बच्चे। सो वो 12 में से कौन कौन आपको काम करेंगी आपको इसके लिए। सो आप याद रखिए 3, 7, 9 और 10 याद रखिए, 3, 7, 9, 10। सो 4 क्रैनियल नर्व याद रखिए, क्रैनियल नंबर 3, क्रैनियल नंबर 7, क्रैनियल नंबर 9 और क्रैनियल नंबर 10। ये 4 क्रैनियल नर्व जो है आपको, ये 4 क्रैनियल नर्व आपको पारासिम्पैथेटिक के कंट्रोल करेंगी, क्या पारासिम्पैथेटिक वाला काम करेंगी। तो सो पारासिम्पैथेटिक का न्यूरॉन्स जो होती है सो 2 जगह से आता है, एक तो ऊपर ब्रेन स्टेम से आ गया वो क्रैनियल नर्व्स होगी और दूसरा सैक्रम से आता है जो S2 और S4 हो गया। सो देखिए ये हमारा जो पूरा सिस्टम है इसे ऐसे विभाजित किया गया है, ये ब्रेन हो गई, ठीक है, ये ब्रेन हो गई बच्चे, और ब्रेन के बाद उसकी देखिए सेरिब्रम हो गई है और उसके बाद इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट
इतना पार्ट आपको ब्रेन स्टेम हो गई। इसमें 3 कुछ चीज़ पड़ गया, हम कह दिए पहले ही। उसके बाद स्टार्ट होते स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का आपको कुछ हिस्सा है, जैसे ये सर्वाइकल हिस्सा हुआ, ये थोरैसिक हिस्सा हुआ, ये लंबार हुआ और ये सैक्रल हुआ। तो सैक्रम और ऊपर का क्रैनियल नर्व, ये 2 चीज़ का कंट्रोल करती है पारासिम्पैथेटिक, यानी कि ये 2 चीज़ से जो न्यूरॉन निकलती है वो पारासिम्पैथेटिक को बनाती है, ठीक है, पारासिम्पैथेटिक को बनाती है। यानी कि क्रैनियल नर्व 3, क्रैनियल नर्व 7, क्रैनियल नर्व 9 और क्रैनियल नर्व 10 ये पारासिम्पैथेटिक नर्व को नर्वस सिस्टम बनाती है। और प्लस सैक्रम का 2 और 4, यानी कि सैक्रम नॉर्मली 5 होते हैं, सैक्रम नॉर्मली 5 होते हैं। लंबार भी नॉर्मली कितने होते हैं? 5 होते हैं। थोरैसिक नॉर्मली कितने होते हैं? 12 होते हैं। सर्वाइकल नॉर्मली 7 होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से भी थोरैसिक और लंबार जो है ये सिंपैथेटिक को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन ये ऊपर का जो ये क्रैनियल नर्व और सैक्रम का S2 S4 जो है वो पारासिम्पैथेटिक को कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो पारासिम्पैथेटिक की बात की जाए तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? द नर्व। सो इसको पारासिम्पैथेटिक को हम क्या भी बोलते हैं कि ये क्रैनियोसैक्रल ओरिजिन क्या होता है। क्या ओरिजिन क्या होता है? तो इसका ओरिजिन का अगर बात करें तो इसका ओरिजिन हो गई आपको क्रैनियोसैक्रल। क्या हो गई आपको? क्रैनियोसैक्रल ओरिजिन। क्यों क्रैनियोसैक्रल कहा? क्योंकि इसका कुछ नर्व्स क्रैनियल नर्व्स है और कुछ नर्व सैक्रल नर्व्स है, इसीलिए इसका नाम हो गई क्रैनियोसैक्रल इन ओरिजिन हो गई, ठीक है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब दूसरा भी बात थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दूसरा बात क्या आप समझेंगे। अब यही चीज हम सिंपैथेटिक को बोलेंगे। सिंपैथेटिक जो होता है वो होता है आपको थोरैको लंबार इन ओरिजिन। सो इसका ओरिजिन अगर बात करें हम तो ये होता है थोरैको लंबार इन ओरिजिन। क्या ओरिजिन होता है? थोरैको लंबार ओरिजिन। थोरैको लंबार का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सिंपैथेटिक का जो नर्वस सिस्टम जो बनती है वो बनाने में थोरैसिक स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स और लंबार स्पाइनल कॉर्ड से निकला हुआ नर्व्स जो है वो बनाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे। सो आपको कौन कौन से याद है? थोरैसिक में T1 और लंबार में L2 L3। सो थोरैसिक में कौन से नर्व हो गई सिर्फ? तो थोरैसिक में याद रखो T1 और लंबार में हो गई L2 और L3। सो इसीलिए ये 3 ठो नर्व्स है। यही 3 ठो नर्व्स आपको क्या बनाते हैं? पहले यही 3 ठो नर्व मिल के आपको बनाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इतना अगर आप समझ लिए तो आप अभी के लिए बहुत समझे, ठीक है, ओके। सो आपने इतना तो समझा कि भाई कि ये कहाँ से निकलती है ये नर्व्स, और यही नर्व सब क्या होती है? तो सिंपैथेटिक का जो नर्व्स होती है वो नर्व्स आती है आपको T1 से, L2 L3 से आती है, यानी कि T1 सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आएगी और L2 L3 से जो नर्व आएगी ये कंस्टिट्यूट करेगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जो आपको 3, 7, 9, 10 क्रैनियल नर्व्स और S2 S4 जो आएगी वो होती है पारासिम्पैथेटिक के लिए, ठीक है, ओके। सो अब हम देखेंगे एक्चुअली जो ये पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके बारे थोड़ी और चर्चा करेंगे हम। देखिए इसका हमने क्या पता लगाया कि इसका ओरिजिन होती है आपको क्रैनियोसैक्रल। क्या होती है ओरिजिन? क्रैनियोसैक्रल, ठीक है। अब देखिए इसके जो हमने जो नर्व इसके पढ़े हैं वही नर्व से इसके काम पता लग जाएंगे। देखिए सो ये C3 क्रैनियल नर्व 3, क्रैनियल नर्व आपको 7, क्रैनियल नर्व 9 और क्रैनियल नर्व 10, 4 होती है। 3 को क्या बोलते हैं हम? C3 को थर्ड क्रैनियल नर्व जो होती है इसका नाम क्या है आपको? देखिए ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमोटर। सो इसका जो नाम है इसका नाम क्या है? ओकुलोमोटर। यानी कि ये क्या करेगी? आई के मसल्स को आपको कंट्रोल करेंगी, यानी कि हमारे आंख का जो मसल्स होती है उनको कंट्रोल करेगी थर्ड क्रैनियल नर्व, ठीक है। और यही थर्ड क्रैनियल नर्व आपको प्यूपिल का भी, आप देखिए प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रिक्शन कभी प्यूपिल जो होती है आंख का, उस प्यूपिल को जो आंख में जो प्यूपिल होती है देखिए तो ये जो बीच का होता है भाग ये प्यूपिल कहलाता है। क्या? सो ये प्यूपिल का कभी बड़ा होना कभी छोटा होना ये भी आपको थर्ड क्रैनियल नर्व से ही इसका काम होती है, ठीक है, ओके। सो आपने आंख का क्या क्या काम करेगा समझ लिया, ठीक है ना।
अब 7 का देखिए, 7 हो गया आपको फेशियल नर्व। 7 क्या हो गया नर्व? फेशियल नर्व बच्चे, ठीक है। और देखिए फेशियल नर्व जो होती है ये क्या करती है, एक तो बात याद रखिए, फेशियल नर्व जो होती है ये आपको सबसे मेन याद रखिए, ये आपका जो सैलिवरी ग्लैंड जितने होती है, सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड को आपको सैलिवरी ग्लैंड को आपको मेन 9th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व। और सैलिवरी ग्लैंड सबसे क्या निकलता है? सैलेवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा का भी निकलना ये 9th क्रेनियल नर्व और थोड़ा थोड़ा 7th क्रेनियल नर्व कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है ना। तो सलाइवा का निकलना कौन कंस्टिट्यूट करता है? 7th और 9th ही कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। आगे भी देखेंगे हम। उसके बाद 7th क्रेनियल नर्व क्या करता है आपको, ये आपका आंख में जो आंसू का ग्लैंड होता है उसको लैक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं। सो आई में एक ग्लैंड होता है ना, उसको जो आंसू निकालने का काम करता है उसको क्या ग्लैंड बोलते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। सो लैक्रिमल ग्लैंड को भी आपको सप्लाई करता है 7th क्रेनियल नर्व। सो ये जब ये 7th क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होगा तो आपके आंख में से आंसू भी आएंगे, ठीक है, आपके आंख में से आंसू भी आएंगे और सलाइवा भी निकलेंगे। और आपका प्यूपिल जो होती है, सो पारासिम्पैथेटिक क्या करती है? पारासिम्पैथेटिक देखिए, प्यूपिल जो होती है ना, प्यूपिल को आपको जभी तभी मतलब जभी भी ये क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट करेगी। क्या करेगी? कंस्ट्रिक्ट करे। कंस्ट्रिक्ट मतलब प्यूपिल एक छिद्र है, वो छिद्र को आँख के जो अंदर छिद्र है जिससे लाइट पास होती है आँख के अंदर में, वो जो होल है वो होल प्यूपिल है। ये प्यूपिल बड़ा होगी, कभी कभी छोटा होगी। देखिए जब भी आप थ्रेट में हैं तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप नॉर्मल रिस्पॉन्स में प्यूपिल बड़ा होगी, क्या करेगी? प्यूपिल छोटा रहेगी। इसीलिए तो पैरासिम्पैथेटिक तो रेस्ट के काम करती है ना, इसीलिए प्यूपिल बड़ा नहीं, प्यूपिल छोटा होगी। तो याद रखिए कि पारासिम्पैथेटिक जब काम करेगी तो प्यूपिल को क्या कराएगी? कंस्ट्रिक्शन कराएगी। क्या कराएगी? कंस्ट्रिक्शन कराएगी और सलाइवा को निकालेगी। क्योंकि पारास देखिए, आप जब रेस्ट में रहेंगे उस टाइम में ना आपका जो खाना है, आपका जो पेट स्टोमैक भीतर जो फूड गया है, आप चाहेंगे कि वो फूड पहले डाइजेस्ट हो, ठीक है ना। सो आप देखिए, मान के चलिए आप कहीं आपको पीछे कोई आतंकवादी लगा है, वह आपके पीछे कोई शेर दौड़ रहा है, उस टाइम में आप कोई खाना भी खाए हैं तो उस टाइम में आप ये नहीं चाहेंगे कि पहले खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद मैं भागूंगा, ये तो नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे उस टाइम में कि भाई पहले मैं भाग जाऊँ, पहले मेरी जान बच जाए, उसके बाद भाई खाना पचेगा पेट का, ठीक है ना। लेकिन जब रेस्ट में है तब तो मेरा मेन टारगेट ही होगा खाना पचे, तभी तो और का कोई काम नहीं है। इसीलिए सैलिवा जो है वो तो डाइजेशन का काम करती है ना, और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये डाइजेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्या? सो इसीलिए आपको क्या होती है, जब पैरासिम्पैथेटिक काम करेगी तभी आपको क्या होगी? सैलिवरी ग्लैंड क्या निकालेगी? सिक्रीशंस निकालेगी, यानी कि सलाइवा निकालेगी और सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करेगी। यानी कि जब पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिवेट होगा तभी आपको प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होंगी, सलाइवा निकलेगी और आंख में से आंसू भी निकलेंगे, ठीक है। समझ रहे बात? ओके। अब देखिए 10th क्रेनियल नर्व। देखिए 10th क्रेनियल नर्व इन सारे में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रेनियल नर्व है वो 10th ही क्रेनियल नर्व है बच्चा। अब इसका 10th का हम अलग से पूरा अच्छे से जानते हैं 10th क्रेनियल नर्व का पूरा काम। अब देखिए बच्चों, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है उसका नाम है वैगस। क्या नाम है उसका? वैगस। और ये क्रेनियल नर्व इसका बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बॉडी में बहुत सारे जगहों पर वैगस नर्व का इनर्वेशन होता है। सो वैगस नर्व आपको हार्ट में भी तो देखिए वैगस जो है वो वैगस नर्व जो है, ये वैगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है और ये इनर्वेट करती है आपको हार्ट में। सो ये क्या करती है? हार्ट को ये स्लो करती है। क्यों? देखिए सिंपल, देखिए कहीं भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज़ लॉजिक से आ जाएगा। समझिए, आप रेस्ट में अगर है, आप बहुत चिल में है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप बहुत एकदम चिल फील कर रहे हैं,
उस टाइम में आपका हार्ट रेट नॉर्मली बढ़ता ही घटता है। ऑब्वियस बात है कि आप चिल करेंगे, रेस्ट रहेंगे, तो भाई हार्ट रेट तो कम ही होगा ना। इसीलिए याद रखिए पारासिम्पैथेटिक जो होती है वो हार्ट रेट को स्लो करती है, या मान के चलिए वो डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है। और देखिए हमने क्या बोला, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? खाना को डाइजेस्ट करना चाहती है। ठीक है। डाइजेस्ट करने के लिए खाना डाइजेस्ट जब होंगी उसके बाद उस खाना को ऊपर से नीचे ले जाएगा, यानी खाना जो इसोफेगस में है तो स्टोमैक में जाएंगी, स्टोमैक में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी। इस तरीके से जो स्टोमैक में एक आपको मोटिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, सो इस स्टोमैक को मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होना चाहिए। ऊपर से जितना भी डाइजेस्टिव जूस है ना, मान के चलिए पैनक्रियाज जो होती है, ठीक है, मान के चलिए पैनक्रियाज है, PANCREAS। पैनक्रियाज अपना एंजाइम निकालेगी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेंगी आपको प्रोटीन को, एमाइलेज डाइजेस्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज डाइजेस्ट करेंगी फैट को। इसी तरीके से लीवर निकालेंगी बाइल। लीवर क्या प्रोड्यूस करती है? बाइल प्रोड्यूस करती है। और जो बाइल होती है ये क्या करती है? फैट को डाइजेस्ट करती है। फैट को क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। ठीक है। ओके। अब देखिए ये लीवर का, बाइल का, ये जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लगने वाले ऑर्गेन्स है, ये सारा ऑर्गेन्स का काम कौन करेगी? अब सारा ऑर्गेन्स का काम करवाने का जिम्मा हो गया वैगस नर्व का। क्यों? क्योंकि पारासिम्पैथेटिक तो बोलता है हम लोग डाइजेस्ट करेंगे भैया, हम लोग खाना को पचाएंगे और तुम्हारे मलमूत्र द्वार से निकालेंगे। ठीक है ना। सो पारासिम्पैथेटिक बोलती है कि हम तो खाना को लेंगे, उसको पचाएंगे और उसके तुम्हारे बाथरूम में, तुम्हारे टॉयलेट में निकाल देंगे खाना को। ठीक है ना। सो ये ऐसा बोलते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं? भैया क्या करते हैं? पैनक्रियाज के सिक्रीशन सबको बढ़ा देते हैं, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को निकलवा देते हैं। खाना जब पेट में गया वो बोलता है पैनक्रियाज तुम काम करो, तुम फटाफट। सो वैगस नर्व जो होती है वो पैनक्रियाज में भी काम करती है और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन सब आ जाती है इंटेस्टाइन सब में। इसी तरीके से स्टोमैक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सारे का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा देती है। सो कोई खाना अगर इसोफेगस में तो स्टोमैक में आ जाती है, स्टोमैक में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। और लिवर बाइल प्रोड्यूस भी कर देती है, इस कारण से फैट भी डाइजेस्ट हो जाता है। सो इस तरीके से तुमने देखा कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पारासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में है। ठीक है ना। सो अगर मान के चलो कि तुमको किसी आदमी को डायरिया हो गया, ठीक है, मान के चलो किसी आदमी को डायरिया हो गया, और तुमको अगर उसका डायरिया हो गया, इसका मतलब उसका पारासिम्पैथेटिक ज्यादा है, इसीलिए उसको बार बार उसको क्या हो रहा है, तो उसको डायरिया हो रहा है, क्योंकि पारासिम्पैथेटिक ने ठिका लिया है, उसने जिम्मा लिया है कि मैं पचाने का काम मेरा हो गया। ठीक है ना। अब तुमको मान के चलो उसको रोकना है तो पारासिम्पैथेटिक को इनहिबिट कर दो, वो रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि हार्ट को स्लो करती है, लेकिन डाइजेशन को ये फास्ट करती है। सो डाइजेशन वाला जितना भी काम है सो डाइजेशन को प्रमोट करती है। तो याद रखो कि पारासिम्पैथेटिक क्या करती है? प्रमोट करती है डाइजेशन। क्या करती है? प्रोमोट्स डाइजेशन। ये डाइजेशन को प्रमोट करती है। तो डाइजेशन करने के लिए जो भी चीज, अंग, जो भी ऑर्गन नेसेसरी है, सारे का काम बढ़ा देगी। यानी कि अगर पैनक्रियाज का काम है तो पैनक्रियाज का काम बढ़ा देगी, इस लिवर है तो लिवर से बाइल बहुत निकाल देगी, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ला देगी, लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ला देंगी, स्टोमैक, इसोफेगस है तो इन लोगों का भी सिक्रीशन सब बढ़ा देंगी, HCl प्रोड्यूस बढ़ा देंगे, HCl का प्रोडक्शन बढ़ा देगी ये। ठीक है ना। ओके। सो इन चीजों को समझने के बाद हम लोग आते हैं लंग्स में। देखिए अब लंग्स में क्या होती है? लंग्स में होती है आपको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होती है, और लास्ट में होती है एल्वेलाई। देखिए ऐसे मान के चलिए लंग्स है और ये बीच में ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई होगी, और प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर सेकेंडरी टर्शियरी होते होते ऐसे एल्वेलाई आ जाते हैं। ठीक है ना। ओके। अब देखो पारासिम्पैथेटिक ये सोचकर भगवान ने बनाया था कि जब आदमी रेस्ट में होगा तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ऑब्वियस बात है, आप रेस्ट में हैं तो ऑक्सीजन आपको कम चाहिए, लेकिन आप भाग रहे हैं, आप डरे हुए, आप सहमे हुए हैं, उस टाइम ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। सो ये ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाइस होते हैं, ये ब्रोंकाई, ये आपको ये जैसा ऐसा हम निकाल के दिखाते हैं, ऐसे पाइप जैसे होते हैं लंग्स के अंदर में, ये ब्रोंकाई जो होते हैं, ये ब्रोंकाई आपको किसी अवस्था में ये
कभी बड़ा हो जाएंगे, कभी छोटा हो जाएंगे डायमीटर में, यानी कि डायमीटर में कभी बड़ा और कभी छोटा, यानी इसको हम डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलेशन, और दूसरा होता है कंस्ट्रिक्शन। यदि ये ब्रोंकाइज होती है, इसका जो डायमीटर होता है, मान के चलिए ये छोटा हो जाए तो इसको हम कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और बड़ा हो जाए इसको कहते हैं ब्रोंको डायलेशन। जब जब ब्रोंकाई बड़ा हो जाती है तो सांस लेने में इजी होती है, आदमी इजीली सांस ले सकता है, और जब ब्रोंकाई छोटा होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें जब पैरासिम्पैथेटिक ऑन होता है उसमें नॉर्मली हमको ऑक्सीजन का यूज ही कम है, हमको उतना ज्यादा रेस्ट में चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन, इसीलिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने के बावजूद हमको कुछ दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम भाग रहे हैं, हम थ्रेट में हैं, तभी वहां पर कौन सिस्टम एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक क्या करेंगे? ब्रोंको डायलेशन। तो याद रखिए पैरासिम्पैथेटिक कराती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि लॉजिक क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक तो रेस्ट है, रेस्ट में नो ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड नहीं है, इसीलिए ब्रोंकाई छोटा होकर रहेंगी, उसको ज्यादा ऑक्सीजन आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप थ्रेट में है, कहीं पर भाग रहे हैं, जंगल में भाग रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, आप भाग रहे हैं, ऑक्सीजन, यू नीड मोर ऑक्सीजन, उस वैसे सिचुएशन में आपको ब्रोंकाई का बड़ा होना जरूरी है, यानी कि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और उससे आप ज्यादा ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने समझा कि ये ब्रोंकाई को पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है? ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करती है। डायलेशन का काम किसका हो गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बच्चे। तो डायलेशन का काम हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है ना बच्चों? ठीक, ओके। अब देखिए बच्चों, हमने क्रेनियल नर्व जो 3, 7, 9 और 10 थी, उसने पैरासिम्पैथेटिक में कैसे काम किया हुए तो जान लिया। S2 S4 क्या करते हैं? सो S2 S4 का काम क्या होता है? ये लोग आपको किडनी में काम करेंगे। क्या? किडनी में काम करेंगे। देखिए, किडनी, और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ऊपर का हो गया किडनी, क्या हो गया? किडनी, और ये हो गया यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए, ये नर्व्स क्या करेंगे? ये नर्व्स यहाँ पर और यहाँ पर आके इनर्वेट कर जाएंगे। इसके कारण होगा क्या? देखिए, जब आप पैरासिम्पैथेटिक का मीनिंग ही समझिए रेस्ट। क्या समझ लीजिए? रेस्ट। अब आप देखिए, अगर आप मान के चलिए कोई शेर के डर से भाग रहे हैं तो उस टाइम पेशाब करना जरूरी है, तो उस टाइम में पेशाब बनना भी जरूरी नहीं है ना। तो जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा उस टाइम पेशाब कम बनेगी। लेकिन जब आप रेस्ट में होंगे उस टाइम आप चाहेंगे कि भाई रेस्ट में है तो आप जाके टॉयलेट कर ले, आप जाके सुसु कर ले, आप जाके पोटी कर ले, आप जाके सुसु कर ले, ठीक है ना। तो आप रेस्ट में हैं तो ये चाहेंगे कि आप सुसु ज्यादा करें, सुसु करेंगे तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? किडनी को ऑर्डर दे के ज्यादा यूरिन बनाता है। क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सो यूरिन जब ज्यादा बनेगी तो यूरिनरी ब्लैडर भी ज्यादा काम करेगी और ज्यादा पेशाब भी होगा, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेंगी? रीनल सिस्टम में यानी किडनी वाले सिस्टम में क्या करेंगी? ये क्या करेंगी बच्चे? यूरिन आउटपुट को बढ़ा देंगी। यूरिन आउटपुट को ये क्या करेंगी? बढ़ा देंगी, यानी इंक्रीजेज कर देंगी बच्चों, बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है ना। इसी तरीके से यूरिन आउटपुट बढ़ जाएंगी, ठीक है बच्चों। इतना समझ लिया आपने? ओके, इतना समझ लिया तो आपने समझो बहुत समझ लिया, ठीक है ना। और देखिए, इतना समझने के बाद आपको लास्ट चीज क्या समझना है कि पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी नर्व्स है भैया, वो सारे नर्व्स जब किसी इफेक्टर, देखिए आपने क्या पढ़ा था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो ठो क्या होती है? दो ठो न्यूरॉन्स होती है। कितने ठो न्यूरॉन होते हैं? दो ठो। एक होती है प्री गैंग्लियोनिक और दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो जब भी क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है क्या? एसिटाइल कोलिन। यानी कि किसी भी ऑर्गन में एसिटाइल कोलिन, यानी कि आप जितने भी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये खास में इतना काम पैरासिम्पैथेटिक को हुआ है। एक्चुअली न्यूरॉन तो क्या करता है? न्यूरॉन बस एसिटाइल कोलिन निकाल देता है और सारा खेल एसिटाइल कोलिन करता है। यानी एसिटाइल कोलिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी कि मान के चलिए आपका एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन था, वो न्यूरॉन मान के चलिए हार्ट में जाके वो न्यूरॉन मान के चलिए एक इंफॉर्मेशन लेके आया
और वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट गैंग्लियन को दिया, और पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन किसी न किसी ऑर्गन में अटैच होता है, तो मान के चलिए हार्ट में अटैच है, तो यह क्या करेगी, ये न्यूरॉन हार्ट में जाकर क्या रिलीज कर देगी, स्टाइल कोलिन, और जब ये हार्ट में स्टाइल को रिलीज करेंगी, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा बच्चों, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलो कि लंग्स में, अब लंग्स में क्या होगी, लंग्स में आपको मान के चलो जो ब्रोंकाई होती है, वो ब्रोंकाई मान के चलो लंग्स में पारासिम्पैथेटिक एक्टिव वो इनर्वेशन है, ठीक है ना, अभी हमें पढ़ा था पारासिम्पैथेटिक, तो उसमें क्या होगी, वो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स लंग्स में जब जाएंगी, वो लंग्स में क्या रिलीज कर देंगी, स्टाइल कोलिन, और स्टाइल कोलिन क्या करेंगी, वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करा देंगी। यानी कि जितना भी आपने काम पढ़ा अभी पैरासिम्पैथेटिक का, वो सारा काम न्यूरॉन्स तो करेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स करेंगी, लेकिन ये न्यूरॉन करती कैसे है भाई, ये न्यूरॉन क्या करेंगी, स्टाइल कोलिन रिलीज करा देगी, और ये स्टाइल कोलिन ऐसी है चीज है, वो न्यूरॉन क्या करेंगी, सारे ऑर्गन सब जो होती है, जितने भी हमने ऑर्गन अभी पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब में क्या होती है, ये सब में स्टाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं बच्चों, स्टाइल कोलिन को सेंस करने के लिए रिसेप्टर होते हैं, और वो रिसेप्टर जब ये स्टाइल कोलिन को पाती है तो वो काम कर देती है, और जो काम क्या काम करती है तो वो हमने अभी पढ़ लिया है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो स्टाइल कोलिन जो रिलीज करती है, स्टाइल कोलिन जो होती है, ये होती है, याद रखो, ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एंटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एकलौता न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, स्टाइल कोलिन, यानी कि यही सो जितना भी पारासिम्पैथेटिक का तुम न्यूरॉन्स देखते हो, वो न्यूरॉन्स सारे न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं, जहां पर भी जाके वो स्टाइल कोलिन को ही रिलीज करते हैं। और ये जो स्टाइल कोलिन जो होती है बच्चों, ये स्टाइल कोलिन क्या करती है, ये स्टाइल कोलिन जहां पर भी मान के चलो ये न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन क्या रिलीज किया, स्टाइल कोलिन रिलीज किया, और ये जो स्टाइल कोलिन रिलीज करती है ना, ये मान के चलो हार्ट ही में काम करेगी, तो हार्ट में क्या रहेगा, ये स्टाइल कोलिन के लिए डिफरेंट एरियाज में रिसेप्टर होती है बच्चों, क्या होती है, रिसेप्टर होती है, यानी कि स्टाइल कोलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट में, और बाकी सारे ऑर्गन्स में रिसेप्टर होती है, ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि स्टाइल कोलिन के लिए क्या क्या रिसेप्टर्स है, ठीक है ना। सो ब्रॉडली देखा जाए तो स्टाइल कोलिन के लिए पूरे बॉडी में, ठीक है ना, हम सब चीज पढ़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी नहीं समझ में आएगा तो भाई धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। स्टाइल कोलिन के लिए पूरे बॉडी में समग्र में दो रिसेप्टर है, एक होती है निकोटिनिक रिसेप्टर और दूसरा होती है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। देखिए ये दोनों रिसेप्टर जो होगी, ये स्टाइल कोलिन के लिए ही काम करेगी, यानी कि ये रिसेप्टर है, ये देखो ये रिसेप्टर होगी, ठीक है, और ये रिसेप्टर के साथ में एगोनिस्ट का काम कर देगी क्या, स्टाइल कोलिन, ठीक है ना। सो निकोटिनिक रिसेप्टर होंगी और दूसरा होगी मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है ना। और देखिए अब कुछ फर्क जानता है, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होती है बच्चों, ये रिसेप्टर जो होती है, ये होती है लिगैंड गेटेड और आयन चैनल रिसेप्टर। ये कैसे चैनल होती है, ये होती है आयन चैनल रिसेप्टर, यानी कि मतलब क्या हो गया, ये मतलब क्या हो गया, जब स्टाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर में आके बाइंड करेंगी, तब होगा क्या, कोई ना कोई आयन का चैनल खुल जाएगा। मान के चलो किसी न्यूरॉन है, ये मान के चलो एक न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन रिलीज किया ACH, स्टाइल कोलिन रिलीज किया, ठीक है, स्टाइल कोलिन रिलीज किया, और ये जब दूसरे किसी एरिया में काम करेंगी, जब ये स्टाइल कोलिन यहाँ का निकोटिनिक रिसेप्टर में काम करेंगी, तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर कोई सोडियम चैनल को, कोई या कैल्शियम चैनल को ओपन कर देंगी, और अंदर क्या चला जाएगा, सोडियम है तो कैल्शियम इस मसल के अंदर चला जाएगा, और मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएंगी, ठीक है ना। सो आयन चैनल रिसेप्टर माने क्या हो गया कि निकोटिनिक रिसेप्टर को जब एक्टिवेट करोगे, तो ये एक्चुअली ये आयन किसी आयन के लिए इंटर करने के प्रवेश द्वार खोल देगा। क्या जब आयन किसी आयन के इंटर करने के लिए द्वार खोल देगा, तो बाहर से आयन अंदर चली आएंगी, और आयन जब अंदर आएंगी तो एक्शन पोटेंशियल का डेवलप हो जाएगा, यानी कि उस एरिया में एक्साइटेशन डेवलप हो जाएंगी। लेकिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो है, ये एक GPCR रिसेप्टर है, GPCR बने का मीनिंग क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्या होती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये एक 7 पास रिसेप्टर होती है, यानी कि ऐसे सेल होगी तो सेल के मेम्ब्रेन में ऐसे 7 बार ऐसे फेरे लगाकर बैठी होती है, ठीक है ना। इस तरीके का रिसेप्टर होती है, इसको कहते हैं GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके बारे में नहीं डिटेल पढ़ेंगे, अब सिर्फ इतना जान लो कि भैया कि जो मस्कैरिन रिसेप्टर होती है वो एक GPCR होती है, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होती है ये एक आयन चैनल रिसेप्टर होती है,
ठीक है ना भैया? ओके, अब ये निकोटिनिक रिसेप्टर पाया कहां पर जाता है? सो निकोटिनिक रिसेप्टर अभी हमने एग्जांपल भी लिया, न्यूरॉन और मसल के बीच में पाया जाता है। यानी कि कोई न्यूरॉन है और न्यूरॉन के, ये मसल है, मान के चलिए क्या है, ये मसल है। सो न्यूरॉन और मसल के बीच में जो आपको एरिया है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच के एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो ये रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है। न्यूरोमस्कुलर सो ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एक पाया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, ठीक है ना? कहाँ पाया जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी कहाँ पर पाया जाती है? दूसरी पाया जाती है एड्रिनल मेडुला में। यानी कि आप एड्रिनल ग्लैंड का तो नाम सुने होंगे। सो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल क्या मेडुला होता है, वहां पर भी पाया जाता है ये निकोटिनिक रिसेप्टर। और मस्कैरिनिक रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? तो जितना भी हमें आपने वेगस नर्व का पढ़ा, ठीक है ना? सो मस्कैरिनिक रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? सो मस्कैरिनिक रिसेप्टर अभी आपने पढ़ा ना, जैसे आपने पढ़ा पूरा जीआई सिस्टम पढ़ा, तो जीआई सिस्टम में आपको मान के चलिए लीवर पढ़ा आपने, या आपने पेनक्रियाज पढ़ा, वह आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, वह लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, ठीक है ना? इस सारा पाया जाता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। इसी तरीके से आई में भी पाया जाता है, हार्ट में भी पाया जाता है, इसी तरीके से लंग्स में भी पाया जाता है, ठीक है? आई में, लंग्स में, हार्ट में, जीआई सिस्टम में, सारे लीवर में, पेनक्रियाज में, सारे में पाया जाता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर पाया जाता है। और ये मत भूलिए यूरिनरी, यानी कि जो हमें अभी दिखा था किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, सो किडनी में भी और यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या पाया जाता है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर ही पाया जाता है। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, इसका रिसेप्टर दो ठो है, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। निकोटिनिक सिर्फ और सिर्फ आपको दो जगह पे याद रखिए, एक मसल सब में पाया जाता है और दूसरा ये रिसेप्टर एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। मैंने बात बाकी जितना भी आपको एरिया है, जिसे आप जितना भी पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक में, जीआई सिस्टम, आई, लंग्स, हार्ट, किडनी, इस सब सारे में क्या पाया जाता है? मस्कैरिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है वो कितनी टाइप्स की होती है। सो मस्कैरिनिक रिसेप्टर आपको 5 टाइप्स की होती है। उसमें से आपको जानना है कि M1, वो 5 टाइप क्या क्या है? M1, M2, M3, M4, M5। सो जो M1 रिसेप्टर है वो स्पेशली स्टोमैक में जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्लैंड्स आपको HCl प्रोड्यूस करती है, वो HCl प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। सो M1 रिसेप्टर जो है वो स्टोमैक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से पाई जाती है। सो नॉट सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में उतनी ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? इसकी इंपॉर्टेंस बस कुछ जगहों पे होती है, ठीक है ना? लेकिन अभी के लेके मान के चलिए कि आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन कुछ ड्रग्स में जो आपको M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके वो एसिडिटी कम कर देती है। मान के चलिए कोई आदमी को बहुत ज्यादा एसिड निकलता है, ठीक है, HCl ज्यादा निकलता है, तो HCl निकलने में तो M1 रिसेप्टर का बहुत रोल हो गया। एसिटाइलकोलिन जब M1 रिसेप्टर में काम करेगा तो ये M1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये ज्यादा HCl निकालेगा, आपको ज्यादा एसिडिटी होगी। तो इसके एसिडिटी कम कर देना है तो आप क्या करेंगे? ऐसा ड्रग देंगे जो ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ये रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड इनहिबिट हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड इनहिबिट हो गया तो HCl प्रोडक्शन कम होगा कि ज्यादा? कम हो जाएगा बच्चों। और जब HCl प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपको एसिडिटी कम हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आपने रानिट्रिन का नाम सुना है? एसिलॉक का नाम? सो आप सारे बच्चों ने एसिलॉक तो नाम सुना होगा। सो एसिलॉक इसी मैकेनिज्म में काम करता है। सो एसिलॉक सब क्या होती है? एसिलॉक और रानिट्रिन जो बोलते हैं वो लोग M1 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। और जब M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो HCl कम हो जाती है बच्चों, और HCl कम हो जाएगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। इस तरीके से अलग गैस्ट्रिक को कम कर देते, ठीक है? अब देखिए M2 जो होती है वो स्पेशली हार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना? सो हार्ट में क्या पाई जाती है बच्चों? M2 रिसेप्टर पाई जाती है। सो हार्ट में M2 पाई जाती है, ठीक है ना? तो जब भी आपको एसिटाइलकोलिन आएगी तो हार्ट का M2 रिसेप्टर में वो जाके बाइंड कर जाएंगी। तो M2 रिसेप्टर में बाइंड करने के साथ ही हार्ट का सारा रेट स्लो हो जाएगा, यानी हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों?
इसी तरीके M3 रिसेप्टर पाई जाती है स्मूथ मसल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? स्मूथ मसल में। अब स्मूथ मसल जहां जहां पर है वहां वहां पर M3 रिसेप्टर होंगी, ठीक है ना। अब स्मूथ मसल सेल बहुत जगह पर होती है। स्मूथ मसल सेल आपको यूट्रस में भी होता है, स्मूथ मसल सेल आपको ब्रोंकाई में भी होता है, स्मूथ मसल सेल आपको स्टोमैक में भी होता है, इसोफेगस में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। यानी कि जितने भी आप मसल वाले स्ट्रक्चर देखते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स के मसल होते हैं, वो सारे मसल्स में आपको इस M3 रिसेप्टर पाएंगे। इसी तरीके से लंग्स का जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई का भी रिसेप्टर में M3 रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है ना। और जितने भी ये जब भी ये एसिटाइलकोलिन ये M3 रिसेप्टर में एक्ट करेंगी, ये M3 रिसेप्टर क्या करेंगी, ये मसल को कंट्रैक्ट करा देगी। क्या करा देगी बच्चों? कंट्रैक्ट करा देगी। और जब ये स्मूथ मसल कंट्रैक्ट होगा तो मान के चलो अगर यूट्रस का स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हुआ तो यूट्रस कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूट्रस कंट्रैक्ट होगा तो यूट्रस का चीज सब बाहर निकलेगा, यूट्रस का चीज सब बाहर निकलेगा। मान के चलो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका M3 रिसेप्टर तुम एक्टिवेट कर दोगे अगर, तो उसका जो बच्चा है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर M3 रिसेप्टर, अगर तुमने कोई आदमी को कोई ड्रग दिया और वो ड्रग मान के चलो उसका पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर दिया, अगर पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर दिया तो M3 रिसेप्टर तो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन निकलेगी, M3 एक्टिवेट हो जाएगी। जब M3 एक्टिवेट होगी तो वो क्या करेगा भाई कि ब्रोंकाई जो होती है लंग्स में, वो ब्रोंकाई में तो पाई जाती है स्मूथ मसल। अगर ये ब्रोंकाई का स्मूथ मसल कंस्ट्रक्ट हुआ तो ब्रोंको क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्शन की डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन। तो ब्रोंकाई जब छोटा हो जाएगा, सांस फेरने में दिक्कत होगी, इजी होगी, दिक्कत होगी। इसीलिए याद रखो बच्चा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सांस फेरने में दिक्कत होंगी। इसीलिए कोई भी आदमी का अस्थमा है, वह दमा की बीमारी है, COPD है, तो उन वैसे बच्चों को तुम कभी भी नहीं, तुम क्या दोगे, ऐसा कोई भी ड्रग नहीं दोगे दमा की बीमारी के लोगों को जो ड्रग पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करता हो, क्योंकि ऑलरेडी उसको सांस फेरने में दिक्कत हुई है और तुमने दे दिया मान के चलो पैरासिम्पैथेटिक वाला ड्रग, तो क्या करेगी? M3 को एक्टिवेट कर देगी। और जब M3 एक्टिवेट हो जाएगा तुम्हारा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा सांस फेरने में और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, पेशेंट मर जाएगा, तुम मार खा लोगे, ठीक है ना। सो इसी बात से को विचार करना पड़ता है, ठीक है ना। और यही तरीके से मान के चलो कि तुमको M3 रिसेप्टर तो आपको पूरा ये GI ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स में, जैसे इसोफेगस में, स्टोमैक में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ये चीज सब में जो आपको M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं। क्या करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि जब इन चीजों का स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वो चीज सब में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू हो जाएंगी, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू होगी बच्चों, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण से खाना डाइजेस्ट होकर नीचे नीचे आपको चली जाएगी, बाथरूम में पोटी आप चले जाएंगे, ठीक है, पोटी लग जाएगी आपको, ठीक है। सो और आपको M4 और M5 का जो बात है, तो इसका इतना आपको लोगों को नहीं पढ़ना है। M4 M5 थोड़ा बहुत ही रेयर हो गया, तो आपको बस पढ़ने के लिए जान के रखिए कि 5 होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आप सिर्फ 3 पढ़ेंगे, M1 M2 और M3। M3 समझ लीजिए स्मूथ मसल में पाया जाता है, M2 हार्ट में पाया जाता है, और M1 स्टोमैक गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाया जाता है। और आज का जो हम इस टॉपिक का लास्ट जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो निकोटिनिक है बच्चों, इसका टाइप्स होता है NN और एक याद रखिए NM। सो NM मतलब M से समझिए, देखिए मसल, यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच में पाया जाना, यानी कि कोई न्यूरॉन्स है और ये मान के चलिए कोई मसल्स है, ठीक है ना। सो न्यूरॉन और मसल के बीच को जंक्शन होता है, इसको बोलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं बच्चों, ये रिसेप्टर है आपको क्या, NM रिसेप्टर। क्या रिसेप्टर? NM रिसेप्टर, ठीक है ना। सो जब ये न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन यहाँ पर रिलीज करेंगी, ये एसिटाइलकोलिन ये NM रिसेप्टर पे काम करेंगी, और हमने अभी पढ़ा कि NM रिसेप्टर तो आयन चैनल रिसेप्टर है। सो यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम अंदर जाएंगी, और सोडियम अंदर जाने के वक्त ही इसमें क्या होगी, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ये मसल क्या होगी, ये मसल का कंट्रैक्शन होगा, ये मसल क्या होगा बच्चों, कंट्रैक्शन होगा। सो इस तरीके से काम करता है NM मसल। और NN मतलब होता है न्यूरॉन्स, NN मतलब होता है न्यूरॉन्स, यानी कि ये क्या होती है, ये ऐसा रिसेप्टर होती है वो जो न्यूरॉन से पाई जाती है। यानी कि मान के चलिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। सो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सब में आपको जगह जगह पर NN रिसेप्टर पाए जाएंगे, ठीक है ना।
इसकी बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है, बस इतना जान के रखिए कि एनएम रिसेप्टर क्या है। एनएम रिसेप्टर होगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाने वाला रिसेप्टर। और जब आपको ये न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन जाकर रिलीज करने के बाद में ये एनएम रिसेप्टर है जो कि खुद एक आयन चैनल रिसेप्टर है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये एसिटाइलकोलिन इसमें अटैच होने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके सोडियम इन्फ्लक्स होगा, बहुत सारा सोडियम अंदर जाएगा, एक्सेल पोटेंशियल जनरेट होगा और यहाँ पर एनएम मसल कंट्रैक्शन कर देंगी। तो इस तरीके से आपको काम करती है, ठीक है ना। सो आज का हम टॉपिक इतना रखते हैं। सो हम लोगों ने आई गेस पैरासिम्पैथेटिक में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा भी नहीं जान के एक ठीक ठाक जानकारी ले ली है। अब कल हम सिंपैथेटिक की भी जानकारी लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पैरासिम्पैथेटिक से। उसके बाद हम लोग सीधा ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिजियोलॉजी पोर्शन समझ लेंगे अगर आप, तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको। और लास्ट में इस चैनल को और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।